बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अमीन और आप देख रहे हैं बदलती दुनिया की ताज़ा रिपोर्ट। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का बाबर क्रूज मिसाइल कैसे बना? क्या वाकई इसकी कहानी 1998 के बाद शुरू हुई? और ये सेकंड स्ट्राइक पावर क्या होती है जिसे दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खौफ समझा जाता है? आज की वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि तहकीक और हकायक की बुनियाद पर बात करेंगे। हम जानेंगे बाबर मिसाइल की इब्तिदा कैसे हुई, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, बाबर 1, बाबर 2 और बाबर 3 में क्या फ़र्क है और ये पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में क्यों अहम है। लिहाजा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम पाकिस्तान के एक अहम दिफाई निज़ाम को आसान अल्फाज में समझेंगे। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल गया। इसके बाद पाकिस्तान को ऐसे निज़ाम की ज़रूरत महसूस हुई जो कम बुलंदी पर परवाज़ करे, रडार से बच सके, इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बना सके। इस जरूरत के तहत क्रूज मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ। बाबर मिसाइल का पहला कामयाब तजुर्बा 2005 में किया गया। बाबर एक जमीन से जमीन तक मार करने वाला क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से मुख्तलिफ होता है। फर्क क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में बुलंद जाकर नीचे आता है, क्रूज मिसाइल जमीन के करीब रहकर रडार से बचते हुए सफर करता है। बाबर मिसाइल की रेंज मुख्तलिफ वर्जन में तकरीबन 450 से 700 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये कम बुलंदी पर प्रवास करते हुए हदफ को निशाना बनाता है। बाबर मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करता है जैसे INS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS गाइडेंस, टेरकॉम, टेरेन काउंटर मैचिंग, DSMSC टेक्नोलॉजी। ये सिस्टम मिसाइल को रास्ता याद रखने, जमीन के नक्शे के मवाजना करने और दुरुस्त हदफ तक पहुंचने में मदद देते हैं। इसी वजह से इसे हाई प्रिसीजन सिस्टम समझा जाता है। कुछ आलमी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 1998 के बाद गिरने वाले टोमाहॉक मिसाइल के मलबे से फायदा उठाया, लेकिन पाकिस्तान की सरकारी पोजीशन यह है कि बाबर मकामी इंजीनियर्स की मेहनत का नतीजा है। इसमें मुल्क की तहकीक और तरक्की शामिल है। हकीकत यह है कि दिफाई टेक्नोलॉजी में अक्सर ममालिक मुख्तलिफ ज़राए से सीखते हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तैयार करना एक अलग और पेचीदा अमल होता है। अब सबसे अहम हिस्सा, बाबर 3 वो वर्जन है जो आबदो से लॉन्च किया जा सकता है। इसे सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत से जोड़ा जाता है। सेकंड स्ट्राइक पावर क्या है? इसका मतलब है कि अगर दुश्मन पहला हमला कर दे तब भी आपके पास जवाब देने की सलाहियत बाकी हो। आबदो से लॉन्च होने वाले मिसाइल समंदर में पोशीदा रहते हैं जिससे इन्हें तलाश करना मुश्किल होता है। ये सलाहियत किसी भी मुल्क के दिफाई नजरिए में बहुत अहम समझी जाती है। पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी काबिल एतमाद डिटेरेंस पर मुबनी है। डिटेरेंस का मतलब है कि दुश्मन को ये यकीन दिलाना कि अगर वो हमला करेगा तो जवाब जरूर मिलेगा। बाबर जैसे निज़ाम दिफाई तवाज़ुन कायम रखते हैं, खित्ते में ताकत का बैलेंस बरकरार रखते हैं, दुश्मन को किसी भी जारियत से पहले सोचने पर मजबूर करते हैं। जनूबी एशिया में पहले ही एटमी ताकतें मौजूद हैं, इसलिए हर नई टेक्नोलॉजी खित्ते की सिक्योरिटी पर असर डालती है। माहिरीन कहते हैं ऐसे निज़ाम इस्तेकाम भी लाते हैं लेकिन हथियारों की दौड़ भी तेज कर सकते हैं। इसलिए दिफाई ताकत के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि दिफाई निज़ाम हमले के लिए नहीं बल्कि रोकथाम के लिए होते हैं। हर मुल्क अपनी सलामती के लिए इक़दामात करता है। असल मकसद जंग नहीं बल्कि जंग को रोकना होता है। बाबर मिसाइल को भी इसी तनाजुर में देखा जाता है। तो नाजरीन, बाबर क्रूज मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है। ये जदीद टेक्नोलॉजी की मिसाल है, मुकामी इंजीनियरिंग की सलाहियत को जाहिर करता है और सेकंड स्ट्राइक की ताकत फराहम करता है। लेकिन याद रखें, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। आपकी क्या राय है? क्या क्रूज मिसाइल खित्ते में इस्तेकाम लाते हैं या हथियारों की दौड़ को बढ़ाते हैं? तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। आपके इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बदलती दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं हाफिज अमीन, बदलती दुनिया की टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन।